हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका शीर्षक है जब जनता बगावत करती है। और यह बगावत 1857 के समय की है, जब कुछ सिपाहियों ने एक विद्रोह से स्टार्ट करके एक जन विद्रोह किया था। और उसके बाद में क्या क्या घटना घटी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर एक चित्र में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से जो सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हैं। और यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। तो यहाँ पर ये चित्र के आधार पर भी दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से उनकी जो नीतियाँ थीं, उन नीतियों के आधार पर ये विद्रोह हुआ कि जो सिपाहियों से वो अपेक्षा करते थे कि वो समुद्र के मार्ग से बाहर बर्मा देश जाएं। उन्होंने इनकार कर दिया सिपाहियों ने, जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने। दूसरा, जो कारतूस थे उनमें जो लेप लगा होता था वो सूअर और गाय की चर्बी का बना होता था, उससे भी इनकार कर दिया। तो इस प्रकार की जो नीतियाँ थीं, अब उन नीतियों के कारण ही कुछ ऐसे विद्रोह उत्पन्न हुए थे। यहाँ पर नीतियाँ और लोग, पिछले अध्याय में भी आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा है। इन नीतियों में जैसे राजाओं, उनकी रानियाँ, किसानों, सिपाहियों, जमींदारों, आदिवासियों, इनके सभी पर तरह तरह के असर पड़े। और आप यह भी देख चुके थे कि कारवी जनता के हित में नहीं होती थी, कि भावना को ठेस पहुँचती थी, उनके लोग किस तरह विरोध करते थे। उसी प्रकार से यहाँ नवाबों की छिनती सत्ता, तो यहाँ पर दिखाया गया 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं ने, 1800 मध्य का मतलब 1706 और ये 1800 के आसपास, और इधर आपका 2015। तो ये कुछ समय का चक्र था, उसमें दिखाया गया है। सत्ता और सम्मान दोनों उनके खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारी दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक करके छीने जा रहे थे। तो ये सारी जो घटनाएं थी, चाहे वो 1757 में हो, चाहे 1764 के मध्य के आसपास हो, तो बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के रूप में यदि हम लें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा बना दे। और इसी प्रकार जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता की जो पेंशन मिलती है वो उनको मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। और अपनी शिष्टता और सैनिक ताकत की नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, किसी भी निवेदन को नहीं माना। और अवध की रियासत में अंग्रेज़ों ने कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध का एक सेक्शन थोपी गई, जो 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। मतलब एक ऐलान किया कि मतलब ये सही से चलाया नहीं जा रहा, इसलिए ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में लेगा। और कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान भी कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी।
अब अगला टॉपिक आता है किसान और सिपाही। तो गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली से सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थीं। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों ने असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं को और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे, क्योंकि उनके ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनकी धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने पर ऐतराज़ नहीं था, परंतु सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि वह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कह दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून में किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही जो खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया, क्योंकि वही किसान सिपाही बनकर आए थे। उसके बाद अगला टॉपिक है इसमें सुधारों की प्रतिक्रिया। कुछ उसमें सुधारात्मक रवैयों को अपनाने के लिए अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने को भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। और इस कानून में एक प्रावधान भी किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों को की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन उन्हें, क्योंकि अब उन लोगों को लगने लगा था, भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म और उनकी जो सामाजिक परंपराओं को उनको नष्ट कर रहे हैं, इसलिए वो उससे परेशान थे। अगला टॉपिक है जिसमें स्पष्ट दिया गया है कि जनता की नज़र में उस ज़माने में लोग अपने शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर स्रोत 1 और 2 के बारे में आप लोग पढ़ें। उससे स्पष्ट होगा कि उन लोगों की क्या सोच थी, वो क्या चाहते थे। अलग अलग उनके विचार थे। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि जो मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उन्हें घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। कि सैनिक विद्रोह किस प्रकार जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह किसे कहते हैं? जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। और यही सैनिक विद्रोह आगे चल कर के एक बहुत बड़ा जन विद्रोह बन गया था। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि उनका सबका सत्य एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इसी तरह से की स्थिति यहाँ भी हालात हो गए थे कि अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी की का स्थिति खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही लेबरों के मध्य खड़े हुए थे। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में इस प्रकार की घटना हुई और यह घटना थी मेरठ से दिल्ली तक का सफ़र किस प्रकार हुआ। 29 मार्च 1857 यहाँ पर 3 जुलाई 1857 को
जो 30,000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली में से दिल्ली आ पहुँचे थे। तो यहाँ पर 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ से खुद तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, अतः वो उसका प्रयोग नहीं करेंगे। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल भी दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा भी दी सुनाई गई और यह घटना 9 मई 1857 की बात है। तो उस प्रकार से जिन्होंने विद्रोह किया उनके साथ कुछ घटनाएं भी घटित हुई। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ही ज़बरदस्त रही। उन्होंने क्या किया, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल में जा धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों को पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे। यहाँ पर एक शब्द आया था फिरंगी। फिरंगी शब्द जो विदेशी है और इस शब्द में अपमान का भाव आता है, यानी उसको फिरंगी बताया गया। अंग्रेज़ों को इन्होंने क्या नाम दे दिया, फिरंगी का नाम दे दिया और उनको कहा गया इन फिरंगी को यहाँ से हटा देंगे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई को रात घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरी दिल्ली पहुँच गई। जैसे ही उनके आने की खबर मिली, फैली दिल्ली पर तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। वहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों के हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों में आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजी की भारी ताकत से दो बात करने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास कुछ भी नहीं है और उनसे कैसे दो हाथ करेंगे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। आह्वान का मतलब संकल्प लिया कि मतलब एक साथ मिलकर के सब उस पर आक्रमण करें। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम ने ही के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार में भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेज़ों की इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ ही समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो उन्हें विश्वास हो गया था कि जब लोगों की कोई रास्ता दिखाई देने लगता तो वो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने से कुछ समय तो लगता ही है, लेकिन फिर भी विद्रोह को सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनको यहाँ पर दिखाया कि विद्रोह कैसे फैला। छावनियों में अंग्रेज और अफसरों को मारा जाने लगा। कुछ निकल पड़े। उनकी देखरेख कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित होकर के गए। ये लोग अपनी सत्ता कहने लगे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा करके वहाँ पर शहर खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा से घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दी गई। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया और ब्रिजेश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। और इस प्रकार से उनकी माँ जो बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी, क्योंकि मुगल सम्राट विद्रोह का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए थे। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी और बहुत सारे मोर्चों पर उनकी बस हार हुई थी। इससे लोगों में यकीन हो गया था कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा विश्वास मिल गया था। खास तौर से वे अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम में भेजा, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों को एक विशाल संख्या जुटा ली और अपने समर्थकों के साथ भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे और दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए वहाँ सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही वक्त खान ने लड़ाकों को एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर लिया। वह इस बगावत से एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने में भी सिपाही ने विद्रोही सिपाहियों का हाथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों लड़ाई लड़ी। यहाँ पर विदेश कुछ टुकड़ियाँ विद्रोह पर हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले, दाएं में सलीमगढ़ के किले पर कब्जा किया था। अगली बार आता है कंपनी का पलटवार। इतना होने के बावजूद, क्योंकि वहाँ पर उनके शासन के द्वारा सूचना पहुँचा दी गई थी, विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। शुरू में अंग्रेज़ सेनाओं ने दिल्ली को भारी किलेबंदी तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को ज़्यादा हथियार गोलियां पहुंचाए गए और जो पहाड़ियाँ पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे, उनका कतार में 7 मील लंबी थी। इस प्रकार से कंपनियों का कुछ पलटवार हुआ। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगाई, जल्दी सजा देने के लिए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। 1857 में दिल्ली के द्वारा अंग्रेज़ों में ने कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह जफर को मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की अंतिम सांस ली, यानी उनकी 1862 में वहीं रंगून जेल में ही अंदर मृत्यु हो गई। दिल्ली में अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का मतलब ही नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों के से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया, क्योंकि जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को शिकस्त हुई और उन्हें मार भी दिया गया। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों के किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते रहे। छापा मार युद्ध क्या होता है, किस तरह सूचनाएँ होती हैं। 1857 में जून में महीनों में ये विद्रोह छापा मार कर जगह जगह इकट्ठा होकर के टुकड़ियों के रूप में ये इसका किया जाता था। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं को विद्रोह को उत्साह मिला, तो उसी तरह विद्रोह ताकतों को हार में लोगों को हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ भी छोड़ दिया और अंग्रेज़ों से जाकर के विश्वास जीतने के लिए हरसंभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए नामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देंगे और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाई गई और उन्हें फांसी पर भी लटका दिया गया। तो इस प्रकार से इनका पलटवार बहुत ही विद्रोह के बाद के कुछ साल 1857 के बाद क्या स्थिति रही उसके बारे में। अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने कुछ अहम बदलाव किए, वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जो यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेज़ी टुकड़ियाँ कानपुर में
विद्रोह को पकड़ लेती हैं और किस तरह से वो दिखते हैं। तो जो उनके आवश्यक बदलाव हुए, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों में ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन के संबंधित मामलों को संभालने के लिए जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय ओहदा दिया गया, यानी जो गवर्नर जनरल का पद था वो अब एक वायसराय के नाम से पद बना दिया गया। इस प्रकार से इसे इंग्लैंड की राजा रानी के निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया था। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत का शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। दूसरा आता है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें, जो एलिजाबेथ थी उनको बनाया गया था। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना से भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती किए जाएंगे। नंबर 4 में मुसलमानों को ज़मीन संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदिग्ध और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर को उन्होंने बनाया गया था, इस वजह से वो यही समझते थे। यहाँ पर कुछ ऐसे अंकित भी किए गए हैं जिससे पता चलता है, एक परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। यहाँ पर एक वर्णन किया गया है परम शांति में एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला था, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। होंग चिंकांग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। होंग चिंकांग के जो धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्म के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाइयों धर्म को माना जाएगा, जहां किसी भी पास इतनी संपत्ति नहीं होती, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेद नहीं होगा और जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज़ों को फ्रांसीसी सेनाओं की ताइपिंग विद्रोह को दबाने का साम्राज्य बादशाह को काफ़ी मदद की। इस प्रकार और ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।